वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जनरल साइंस में क्या होता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लिखा हुआ देखें कि जनरल साइंस से पेपर आएगा तो उसमें आप समझ जाना कि वहाँ पर अप टू 10th क्लास तक की साइंस आएगी या अप टू 11th-12th के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तक हमने कुछ पिछली वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद आइंस्टीन रिलेशन विच इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जाना था। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में जाना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम क्या समझते हैं, और फिर उसके कुछ जनरल न्यूमेरिकल्स भी आपने देखे होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आज हम बात करेंगे अपनी वीडियोज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको किस तरीके से समझना चाहिए वो हम जानेंगे। अगर बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की या सिर्फ सैटेलाइट्स की, तो उसमें सीधा एक ये चीज़ पता चलती है कि एक एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, इसको समझने के लिए तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, उसको समझना ज़रूरी है। और ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि F इज़ इक्वल टू G इंटू में M1 इंटू M2 अपॉन में R², यानी कि G इज़ द कॉन्स्टेंट एंड M1 M2 आर द मास ऑफ टू बॉडीज़ एंड R इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। फिर उसके बाद हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। बट इन स्पेस के अंदर बात की जाए तो जो स्पीड है सैटेलाइट की वो डिपेंड नहीं करती इसके मास पर, कि उसका मास कितना है। ठीक है, स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स देयर मास। ओके, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में है। तो जब स्पीड किसी सैटेलाइट की उसकी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के कुछ डिस्टेंस के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, भले ही वो जितने भी ज़्यादा मास के हों या कम मास के हों, सभी की जो स्पीड होगी वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी और सभी की स्पीड सेम होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि कोई अगर मान लो ये अर्थ है और उस अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स रोटेट करती हैं। ठीक है, तो ये मान लो पहला ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। तो मान लो कोई जो एक सैटेलाइट है, ये रही सैटेलाइट, ठीक है, और ये हायर ऑर्बिट में है। ठीक, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगी, यानी कि ये वाली जो है ये यहाँ से अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगी, इस वाले ऑर्बिट में जब आ जाएगी तो जो इसकी स्पीड है सैटेलाइट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। सैटेलाइट की टॉपिक में एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इसी से रिलेटेड है तो हम इसी में पढ़ रहे हैं कि मान लो अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम देखें अपने अर्थ की तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी भी सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा हुई, या हम बात करें कि 25,000 माइल पर आवर के से अगर किसी भी सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगी और वो चली जाएगी उसको छोड़कर, यानी कि उसके चारों तरफ रोटेट नहीं करेगी अगर वो किसी की भी सैटेलाइट है तो अगर मान लो हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अगर अर्थ की सैटेलाइट है और वो 25,000 माइल पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर वो रोटेट करे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर वो रोटेट करे अर्थ के चारों तरफ, तब वो ज़्यादा स्पीड की वजह से अपने ऑर्बिट को छोड़ देगी और चली जाएगी वहाँ पर अंतरिक्ष में, और वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज़ अ वेलोसिटी इफ द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 25,000 माइल्स पर आवर, द सैटेलाइट वुड escape द अर्थ एंटायरली एंड वुड नेवर कम बैक। दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं कि एप्लीकेशन के तौर पे अपनी चारों तरफ हम समझ सकते हैं कि जो गैसियस एटमॉस्फेयर है वहाँ पर सबसे ऊपर वाले लेवल पे हाइड्रोजन मिलती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन मिलती है, फिर धीरे धीरे करके सबसे नीचे जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि ये सब डिवाइड हो गई, ये सारी गैसेस अलग अलग जगहों पर डिवाइड हो गई हैं। यानी अर्थ सरफेस के पास जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, फिर उसके ऊपर जाएंगे नाइट्रोजन मिलेगी, सबसे ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन मिलेगी। तो इस तरीके से ये गैसेस डिवाइडेड क्यों हैं, उन्होंने अपने आप ही अपनी लेयर क्यों चेंज कर ली है, क्योंकि इनकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है उनमें अंतर होने की वजह से इनके जो लेवल हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन सभी की एस्केप वेलोसिटी कम है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की एस्केप वेलोसिटी वो ज़्यादा है, इसलिए ये अर्थ से दूर रहती हैं और ज़्यादा हो जाए तो वो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं।
इन एज ए एटमॉस्फेयर वो अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर का ही वो हिस्सा है, तो ये गैसेस ऊपरी तल पर रहती हैं, ऊपर सबसे हायर लेवल पर रहती हैं क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी है इन सभी गैसेस की। गैसेस की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने एक और इसके गैसेस के हिसाब से एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं कि जब हम बचपन में छोटे से थे तब हम गुब्बारे खरीदा करते थे जो आसमान में उड़ा करते थे, उसमें कौन सी गैस भरी होती थी? ये मेरा आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, जैसे अर्थ है, मार्स है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है और जो मून है, इन सभी की अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है, अलग अलग अपनी खुद की एस्केप वेलोसिटीज़ होती हैं। तो अर्थ की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की और या तो 25,000 माइल पर घंटे के हिसाब से इसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर इससे ज़्यादा किसी भी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाए तो वो उस प्लेनेट को, उस अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मून की बात की जाए तो मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है 1.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो 1.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है एस्केप वेलोसिटी, या ये जो 1.9 किलोमीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी है, और जिसको हम ऐसे भी देख सकते हैं नियरली 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। तो इट इज़ ऑल्सो ए रीज़न टू दी कि अगर किसी भी गैस की 1.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा अगर मून पर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी गैस की अगर हुई तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। और हाइड्रोजन जो है वो अर्थ के सरफेस वाली जगह पर क्यों नहीं मिलती? वो इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन की एस्केप वेलोसिटी और गैसेस के मुताबिक ज़्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं फाइनली कंक्लूजन, ऑन द मून द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इज 1.9 किलोमीटर पर सेकंड, नियरली 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। इफ एनी गैसेस आर फॉर्म्ड on the moon, the molecules would have velocities greater than 1.9 km per second and would therefore escape, leaving the moon bare. And the value of escape velocity does not depend upon the mass of projected body. Instead, it depends on the mass and radius of the planet from it is being projected. यानी कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसके मास के ऊपर उसकी escape velocity डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है उस प्लेनेट की रेडियस के ऊपर और प्लेनेट के मास के ऊपर। जैसा अर्थ का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 मास है मून का, अर्थ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसीलिए उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी 1/6 ही है, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी जो है मास ऑफ द प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ द प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। Geostationary satellites are those satellites या those stationary which with respect to an observer on the earth, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में their time period is 24 hour, their height above the surface of the earth is 36,000 किलोमीटर, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको मिलती है। दे आर ऑलवेज इन इक्वेटोरियल प्लेन एंड देयर ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनके ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, लेकिन बाकी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में होती हैं उनकी हम बात करें तो उनके जो होते हैं वो उनके ऑर्बिट एलिप्टिकल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट्स, और इसीलिए हम ये सर्कुलर ऑर्बिट हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी। डेंसिटी फिर इसी में हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। तो हम इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन होती है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जितना भी मास है किसी एक सब्सटेंस का और कितनी वॉल्यूम में है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो और मास के बारे में हम जानते हैं, मास जो है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और जो वॉल्यूम होती है उसको हम पढ़ेंगे क्यूब मीटर में। तो क्यूब मीटर, एक क्यूब मीटर में कितने नंबर ऑफ किलोग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट के आ जाएंगे, किसी भी सब्सटेंस के आ जाएंगे, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। एक क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर जैसे हम अल्कोहल की बात करें तो वो 790 किलोग्राम उसका मास आता है, तो उसकी डेंसिटी 790 किलोग्राम पर क्यूब मीटर हो गई। इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें तो एक क्यूब मीटर के अंदर कितने किलोग्राम वाटर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें तो 1000 किलोग्राम एक क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर वाटर एग्जिस्ट करेगा, इतना कंटेंट करेगा मास। तो वो 1000 किलोग्राम
पर क्यूब मीटर वाटर का हो गया। हम अल्कोहल की बात कर रहे थे तो वो अल्कोहल था 790 किलोग्राम पर क्यूब मीटर। तो यहाँ पर बताइए डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? डेंसिटी है मोर देन वाटर की ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से अगले सब्सटेंस की बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं हम। एल्यूमिनियम की जो है वो 2700 किलोग्राम 2700 किलोग्राम पर क्यूब मीटर, एक क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर, यानी कि इट मीन्स वॉल्यूम इज़ 1 यूनिट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज होने वाला है उसका मास। तो कितने एक क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने किलोग्राम वो सब्सटेंस आएगा? जितना ज़्यादा किलोग्राम वो सब्सटेंस आएगा उतनी उस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना कम आएगा तो उतनी डेंसिटी कम होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो जितना भी एक वॉल्यूम ले लिया और उसमें कितना किलोग्राम मास आता है उसको डिवाइड कर दिया तो मास अपॉन में वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर क्यूब मीटर। किलोग्राम पर क्यूब मीटर इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ए डेंसिटी। तो हर एक सब्सटेंस की अपनी अलग अपनी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस हम देख लेते हैं। कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं, उनकी डेंसिटीज क्या क्या होने वाली हैं। तो हम अल्कोहल की बात करते हैं 790 किलोग्राम पर क्यूब मीटर, 1000 किलोग्राम पर क्यूब मीटर वाटर की, एल्यूमिनियम की इस तरीके से, स्टील की, कॉपर की, लीड की, मरकरी की 13600 किलोग्राम पर क्यूब मीटर, गोल्ड, प्लेटिनम 21,500 किलोग्राम पर क्यूब मीटर। ये सब डेंसिटीज़ हैं सब्सटेंसेस की अपनी, हर एक सब्सटेंस की अलग डेंसिटी है। यहाँ पे सिर्फ 9 सब्सटेंस दे रखे हैं। एन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, अनगिनत सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और अनगिनत नंबर ऑफ डेंसिटीज़ अलग अलग डिफरेंट हो सकती हैं। हर एक अपने सब्सटेंस की अलग अपनी डेंसिटी। तो इस टेबल में देखिए, इस 9 सब्सटेंसेस के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से सब्सटेंस की है, सबसे कम डेंसिटी कौन से सब्सटेंस की और कितनी है। ये टेबल आपको पूरी याद कर लेनी है। एक जनरल टेबल है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताइए कि स्टील यानी जिससे हम बोलते हैं वॉरिस, इसकी डेंसिटी क्या है और डेंसिटी से आप समझते क्या हैं। तो डेंसिटी मीन्स इट इज़ एन क्यूब 1 यूनिट क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ किलोग्राम मास किसी भी सब्सटेंस का आता है, वो डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिससे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी मान लो हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल निकालना चाह रहे हैं, तो अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो ले ली हमने, तो वो 790 है, और उसका रेशो लेंगे हम। इट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ रेशो टू द डेंसिटी ऑफ ए वाटर। वाटर के साथ डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी है उसके साथ उसका रेशो ले लो। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना चाहते हो तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। और अब बात करें इसकी यूनिट की, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? आप जनरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 790 किलोग्राम पर क्यूब मीटर होगी, ठीक है। इसी तरीके से 1000 किलोग्राम पर क्यूब मीटर यहाँ पर भी वाटर की भी होगी। तो इस यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी और बचेगी 9 यूनिट। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई अपनी यूनिट नहीं होती। तो 1000 किलोग्राम पर क्यूब मीटर वाटर की डेंसिटी हो गई। अब ये 0 से ये 0 चला गया और फिर उसके बाद यहाँ 100 बचता है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई 0.79 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन अल्कोहल। इसी तरीके से आप हर एक सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकाल कर देख सकते हैं। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? उसको डेंसिटी उसके अपने आप से ही डिवाइड कर दी जाए, और कोई भी नंबर किसी अपने आप से ही डिवाइड होता है तो दोनों कट जाते हैं और 1 बचता है। तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 हो गई, अल्कोहल की 0.79 हो गई, 2700 किसकी है? एल्यूमिनियम की है, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाए तो 2.7 हो जाएगी। इसी तरीके से स्टील की 7.8 हो जाएगी। ऐसे ही कॉपर की तो ये 8.9 हो जाएगी। लीड की क्या है? 11.3 हो जाएगी। मरकरी की जो है 13.6, गोल्ड की 19.3, प्लेटिनम की 21.5। इन सबको हमने क्या करा है? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि वो वाटर की डेंसिटी है। तो डेंसिटी के टॉपिक में बस इतना ही, ये इतना इनफ होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है प्रेशर। तो प्रेशर से आप क्या समझते हैं? अगर हम प्रेशर को डिफाइन करें तो प्रेशर होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज ए फोर्स। प्रेशर एक तरीके की फोर्स है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन कौन सी अप्लाइड? एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे डेंसिटी के अंदर हमने बोला था कि एक यूनिट
क्यूब मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने किलोग्राम मास किसी सब्सटेंस का आता है, वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाती है। इसी तरीके से एक यूनिट एरिया के अंदर कितने न्यूटन फोर्स लगती है। जितनी न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी कम लगेगी उतना उसका प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर की जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, कि कितने एक यूनिट एरिया के अंदर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो ये किसी भी सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हर एक सब्सटेंस की अपने अपना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। एक सब्सटेंस की कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है ये। डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इसलिए हर एक सब्सटेंस की अपनी डेंसिटी होती है। लेकिन प्रेशर जो है वो हम बात कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन की, कि मान लो एक यूनिट एरिया, ये रहा भाई एक यूनिट एरिया, उसके ऊपर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और दूसरा हमने एक और केस ले लिया कि एक यूनिट एरिया, यहाँ पर भी वही सेम यूनिट एरिया है और अब की बार जो फोर्स लग रही है वो 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स। तो बताइए कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है 5 न्यूटन पर यूनिट एरिया के अंदर फोर्स लग रही है, और एक यहाँ पर 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया के अंदर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एरिया वही रहने वाला है, प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए फोर्स बढ़ गई है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। नेक्स्ट एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक तो ये होती है एसआई यूनिट, और एक और नाम से हम जानते हैं प्रेशर को, जो होता है पास्कल, ठीक है। पास्कल इज ऑल्सो ए एसआई यूनिट ऑफ ए प्रेशर, जिसका मतलब वही होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर, ये जैसे एक स्क्वायर मीटर, ये एक स्क्वायर मीटर, तो एक स्क्वायर मीटर एरिया में लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, और उसका हम डिवीज़न कर दें तो भाई एक यूनिट एरिया के अंदर, एक यूनिट स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, वो प्रेशर कहलाता है। अब हम प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे जो सत्य हैं, प्रूफ हैं। तो पहला फैक्ट होता है देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। यानी कि प्रेशर कोई एक प्रेशर है जिसका मान लो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कोई एक प्रेशर है, ठीक है, और वो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होगी, ये इन्वर्स रिलेशनशिप होगी टू देयर एरिया से, कि जितना एरिया कम करोगे, मान लो यहाँ पर 5 पास्कल प्रेशर है और यहाँ पे 1 में यहाँ पर 2 स्क्वायर मीटर एरिया का है, ठीक है, 2 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो यहाँ पे 5 पास्कल, यहाँ पे 2 स्क्वायर मीटर एरिया। तो अब एरिया में जितना कम करूँगा, जितना एरिया कम करूँगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो उसी हिसाब से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा उस हिसाब से जो एरिया है वो कम नहीं होगा, वो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर की वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम, इट इज़ मच ईजियर टू कट फ्रूट विद ए शार्प नाइफ देन विद ए ब्लंट वन। यानी कि एक गुट्ठल ऐसे ही है, मतलब जिसमें धार नहीं है, कोई एक ऐसा नाइफ है जिसमें कोई धार नहीं है, वो आगे से क्या है, उसका एरिया ज़्यादा है, जो धार वाली जगह वहाँ होती है वहाँ पर उसका एरिया ज़्यादा है, तो उसे जब हम चलाएंगे किसी फ्रूट के ऊपर तो वो नहीं काट पाएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो फोर्स, तो मान लो फोर्स आप कॉन्स्टेंट लगा रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, एरिया ज़्यादा है, तो जो प्रेशर लगेगा फ्रूट के ऊपर, वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा फ्रूट के ऊपर। इसी तरीके से अगर एरिया अगर आप कम कर दें, तो जब मान लो जब उसे आप धार लगा देंगे तो आगे का जो छुरी का एरिया है, नाइफ का जो एरिया है, वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल सा हो जाएगा। अब उसको फ्रूट के ऊपर लगाएंगे, आप चलाएंगे, तो वो जो फ्रूट है वो आसानी से कट जाएगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन द केस ऑफ ए शार्प नाइफ द ब्लेड मेक्स सच ए स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द फ्रूट दैट द प्रेशर बिलो इट वेरी हाई एंड ईजिली कट्स द फ्रूट। यानी कि जब हम वहाँ पर एरिया स्मॉल एरिया कर देंगे तो कांटेक्ट ऑफ फ्रूट जो है, उसका कांटेक्ट ऑफ फ्रूट के साथ जो एरिया है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रूट आसानी से ईजिली कट हो जाएगा। अब एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं, किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट आर इनवर्स रिलेशनशिप है इस चीज़ की। कैसे, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन लेते हैं, ब्रॉड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेल्स टू रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ ए ट्रेन। तो जो जैसा कि आपने पटरी रेल लाइंस जो होती हैं उनके नीचे पत्थर की स्लीपर्स देखी होंगी या लकड़ी की स्लीपर्स देखी होंगी, तो वो भी क्या करती हैं, जो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के वजन की वजह से, वेट की वजह से लगने वाली जो फोर्स है, जो प्रेशर है, उसको
प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से पटरियाँ जो हैं वो ज़मीन के अंदर धंस ना जाएं। तो उससे क्या होगा, वुडन ब्लॉक जो होते हैं वो रोक लेते हैं, उस प्रेशर को कम कर देते हैं, एरिया बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज़ द एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए हम वो स्लीपर्स का यूज़ करते हैं, वुडन स्लीपर्स का या पत्थर के स्लीपर्स का, सीमेंट के स्लीपर्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज़ द एरिया एंड मिनिमाइज द प्रेशर एंड विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ ए ट्रेन। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लीपर्स क्यों लगाई जाती हैं, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रेशर की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो जो लकड़ी के जो स्लीपर्स हैं रेल लाइन्स के नीचे वो क्यों लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जो प्रेशर है वाटर का वो बढ़ जाता है जितना धीरे धीरे करके नीचे जितना हम वाटर के नीचे जाएंगे। तो देयरफॉर बॉटम ऑफ ए डैम इज मेड मच थिकन देन द टॉप। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ती है, जितना वेट बढ़ता है वाटर का, तो डेप्थ में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम डैम की जो वॉल्स हैं उसे हम थिक बनाते हैं बॉटम पर एज़ कम्पेयर टू टॉप पर, क्योंकि वेट ऑफ द वाटर के वेट की वजह से जो डेप्थ वाला हिस्सा है, बॉटम वाला हिस्सा है, उस जगह पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द फोर्स एंड द वेट ऑफ द water. The pressure exerted on an enclosed liquid at one place is transmitted equally throughout the liquid. This is called Pascal's principle. 11th क्लास में आपने पास्कल प्रिंसिपल जरूर सुना होगा। पास्कल प्रिंसिपल में क्या होता है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसी के इनक्लोज लिक्विड के अंदर, कोई इनक्लोज लिक्विड है, ठीक है, उस इनक्लोज लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कराया जा रहा है, तो वो हर एक जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो है इसे हम पास्कल लॉ कहा जाता है, पास्कल प्रिंसिपल कहा जाता है। और पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना लेते हैं अपने लाइफ के अंदर। जो सोसाइटी है वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ जो क्या कहता है कि कोई एक वाटर कंटेनर में है और उसे ऊपर से आप फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं, तो ये जो वाटर है तो हर एक जगह पर, वाटर के हर एक कोने पर जो फोर्स लगने वाली, जैसे यहाँ पर बात की जाए तो कोई भी अगर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है या यहाँ पे जो लग रहा है या यहाँ पे लग रहा है, किसी भी हिस्से में अगर मैं उठाकर देख लूँ तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो सेम रहने वाला है थ्रू आउट द लिक्विड। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन इनक्लोज लिक्विड एट वन प्लेस इज ट्रांसमिटेड, यानी कि कोई एक इनक्लोज लिक्विड है, उसके किसी भी हिस्से पर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो उस हिस्से पर सिर्फ फोर्स नहीं लगेगी, जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द लिक्विड सेम रहेगा, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन इनक्लोज लिक्विड एट वन प्लेस इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स प्रिंसिपल। और पास्कल प्रिंसिपल की हमने बहुत सारी ढेर सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। पास्कल्स प्रिंसिपल जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेसेस में देख सकते हैं हम, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, हाइड्रोलिक डोर्स क्लोजर्स हो गए। जैसे कि आप जब लिफ्ट में गए होंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली डोर ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, ठीक है, डोर ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, फिर ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, कई जगहों पर जो हाइड्रोलिक है, लिक्विड है, उसका यूज़ किया जाता है। आप बस में ज़रूर चढ़े होंगे, बस में भी ऐसा ही होता है, खुद पे खुद डोर ओपन होता है फिर क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, क्लोज़ होता है फिर ओपन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? वहाँ पर भी हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज़ किया जाता है, पास्कल लॉ का प्रिंसिपल का यूज़ होता है वहाँ पर। ये एक एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशंस आप आसानी से अपनी लाइफ में देख सकते हैं। एक्सेट्रा आर एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स प्रिंसिपल, ये सभी पास्कल्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। जो क्या कहती है, वो कहती है कि कोई लिक्विड किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड है और वो किसी भी एक हिस्से से उसे फोर्स दी जा रही है, प्रेशर दी जा रही है, तो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द ईच प्लेस ऑफ ए लिक्विड की हर एक जगह पर। प्रेशर से रिलेटेड एक और फैक्ट है, उसे हम कह सकते हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो बढ़ जाता है, इसलिए नोज ब्लीडिंग होती है एट हाई एल्टीट्यूड पर। प्रेशर से रिलेटेड एक और फैक्ट यह है कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इंक राइजेज इन द ट्यूब ऑफ ए फाउंटेन पैन और लिक्विड राइजेज इन ए सिरिंज when the piston is pulled।
कहने का मतलब ये है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फाउंटेन पेन की इंक है वो वापस से जाना शुरू हो जाती है, वापस जाना शुरू कर देती है। और जो सिरिंज है जब हम उसको पिस्टन को बैक करते हैं तो उसका जो लिक्विड है वो भी ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एग्जिस्ट नहीं, कम होता है। प्रेशर से रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि इन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड पे जब एयरक्राफ्ट एरोप्लेन चलता है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। आर्टिफिशियल नॉर्मल बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर जैसे जिस जगह पे एग्जिस्ट कर पाए ऐसा एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जब एरोप्लेन जब चल रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है, तो वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता कि इंसान नॉर्मली उसमें ब्रीदिंग कर लें, तो वहाँ पर आर्टिफिशियली चीज़ हम यूज़ करते हैं। इन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज़ ऑफ एयर पम्प्स। तो एयर पम्प्स का यूज़ करके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर वो ना किया जाए तो वहाँ पर हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर जीना मुश्किल पड़ जाएगा। इफ़ दिस वर नॉट डन, अगर ऐसा ना किया जाए, द क्रू एंड पैसेंजर्स वुड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कंसिक्वेंटली फेस डेंजर्स। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाएगा। और वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन क्यों नहीं होती है? ड्यू टू स्केप वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की स्केप वेलोसिटी है वो कम होती है, इसलिए वो अर्थ सरफेस पर मिलती है, ना कि हाई एल्टीट्यूड पर। हाई एल्टीट्यूड पर हाइड्रोजन मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर हमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हाई एल्टीट्यूड पर नहीं मिलती। इसलिए हम पंप का यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेंटेनिंग द ऑक्सीजन लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो होता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी के बिहाफ पर हम बात करते हैं, बैरोमीटर से ही अंदाजे लगाते हैं कि वेदर किस तरीके का होने वाला है। वेदर सिचुएशंस का कैसे पता लगाते हैं? बाय यूजिंग बैरोमीटर। तो एक खास तरीके का बैरोमीटर हम देख लेते हैं, एनोरॉइड बैरोमीटर। एनोरॉइड ANERO, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, NANEROID, एनोरॉइड बैरोमीटर। ये बैरोमीटर ऐसा बैरोमीटर है जहाँ पर कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं किया जाता, वरना तो नॉर्मली हम बैरोमीटर में लिक्विड यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेदर ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाती है। इफ़ द बैरोमीटर हाइट फॉल्स सडनली, ठीक है, इट इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ स्ट्रॉम आने वाला है। अ ग्रेजुअल फॉल इन द बैरोमीट्रिक हाइट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन, कि रेन की पॉसिबिलिटी है जब बैरोमीटर में की हाइट में धीरे धीरे करके चेंज आ जाता है, ठीक है भाई, और वो फॉल आना शुरू हो जाए। एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द बैरोमीटर हाइट, अगर भाई बैरोमीटर के अंदर जो हाइट है उस लिक्विड की वो बढ़ जाए, इट मीन्स इट इज फेयर वेदर। जैसे बैरोमीटर या बारोमीटर, बहुत सारे बोलते हैं बारोमीटर या बैरोमीटर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करता है। उसी के हिसाब से हम वेदर का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वेदर किस तरीके से होने वाला है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब प्रेशर की बात हो और इस टॉपिक की बात ना हो, इस प्रिंसिपल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर ढंग से हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और इस प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे जिसका नाम है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, तो समझ लो हमने प्रेशर ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल अगले टॉपिक का नाम होता है जो प्रेशर में ही हम पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज होली or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced। इसमें कहा है कि कोई भी बॉडी अगर पार्शली या पूरी तरीके से किसी फ्लूइड में अगर डूबी हुई है तो वो एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगी। वो फ्लूइड जो है उस बॉडी के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा जिससे वो बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो। और वो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है, क्या कहते हैं, वो वेट, वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, वो सेम उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी जितना अमाउंट ऑफ वेट उस ऑब्जेक्ट का होगा, उस बॉडी का होगा। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले। जितना भी उनने वेट उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतने ही अमाउंट की फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, वो महसूस करेगी वो बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब कोई बॉडी या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में इमर्ज्ड होती है तो दो फोर्सेस वहाँ पर होती हैं। कौन कौन सी? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। पहली तो वो जो वेट है ऑब्जेक्ट का जो कहाँ पर लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड अप थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, और अप थ्रस्ट ड्यू टू फ्लूइड की अप थ्रस्ट फोर्स लगती है अपवर्ड की तरफ।
ठीक है, इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू अपथ्रस्ट दैट ऑब्जेक्ट अपेरेंटली वेटलेस व्हेन इमर्ज्ड इन फ्लूइड। इसीलिए जब हम कोई भी व्यक्ति जब पानी में कूदेगा, नॉर्मली खड़ा हुआ है, तो वो अपनी जो वेट है वो ज़्यादा महसूस करेगा, लेकिन जब वो पानी में कूदेगा तो अपना जो वेट है वो कम महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रही होगी, जिसकी वजह से जो उसका बॉडी का वेट है वो लाइट हो जाएगा और वो जो ऑब्जेक्ट है वो महसूस करेगा कम, अपना वेटलेस महसूस करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस तरीके से भी समझा सकता है कि कोई एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, और कोई एक बॉडी है, ठीक, और वो बॉडी नीचे की तरफ हमने फेंक दी। अब वो फेंकने के बाद क्या होगा, वो बॉडी नीचे की तरफ पहुंच जाएगी, यहाँ पर आ गई। तो अब जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और जो लिक्विड है जितना वहाँ से उन्हें डिस्प्लेस किया है, ये डिस्प्लेस किया है, वो डिस्प्लेस लिक्विड अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा। तो वहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो डाउनवर्ड ड्यू टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा अपवर्ड या अपथ्रस्ट विच इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है वो प्रिंसिपल जिसकी वजह से समुद्रों में जहाज घूमा करते हैं। तो उसी के हिसाब से एक लॉ बनता है जिसका नाम है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन बनाते हैं। वो क्या होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन? लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कुछ सेम बातें की गई हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, क्योंकि उसी से ही बनता है ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज इन ए फ्लूइड, जब कोई एक बॉडी फ्लूइड में इमर्ज होती है, देन इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट द बॉडी फ्लोट्स विद होल ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो जो बॉडी का वेट है ना, वो बॉडी का वेट अपथ्रस्ट के इक्वल होगा, और वो जब इक्वल होगा तभी बॉडी फ्लोट कर पाएगी किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। जब भी बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट इक्वल होंगे तभी कोई बॉडी किसी लिक्विड में तैर पाएगी, फ्लोट कर पाएगी। द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, द बॉडी फ्लोट्स विद होल ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर वो फ्लोट करेगी अगर दोनों के वेट और फ्लूइड का अपथ्रस्ट बराबर हो तब। द वेट ऑफ ए बॉडी इज मोर देन अपथ्रस्ट, द बॉडी विल सिंक। यानी कि जब अब की बार क्या हुआ, जो अपथ्रस्ट है वो कम पड़ गई। अगर अपथ्रस्ट कम पड़ गई बॉडी के वेट से, तो जो बॉडी का वेट है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इट मीन्स मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि मान लो कोई एक लिक्विड है, कोई एक बॉडी है। अब जो बॉडी फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, उसका जो वेट है वो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो अब जो वेट है वो W से मैंने बता दिया, अपथ्रस्ट U से। जब अपथ्रस्ट जो है ऑफ ए लिक्विड और वेट ऑफ ए बॉडी इक्वल हुई तो जो बॉडी है वो लिक्विड के अंदर तैरेगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि कोई एक लिक्विड है, ठीक है, और वो उस लिक्विड के अंदर जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वो वेट W जो है वो ग्रेटर देन है अपथ्रस्ट फोर्स से। तो अब की बार क्या होगा, बॉडी जाके तली में जाकर बैठ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और वो ना तैरेगी ना कुछ होगा, सीधा नीचे चली जाएगी। अब तीसरा केस इस तरीके से बनता है। तीसरा केस क्या होगा, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि अब की बार लिक्विड का जो अपथ्रस्ट है ना, वो लिक्विड का अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, यानी कि अपथ्रस्ट इज़ ग्रेटर देन वेट, या मैं बोलूँ वेट लेस देन अपथ्रस्ट। तब क्या होगा, बॉडी जो है वो लिक्विड के ऊपर तैरेगी, ना ही वो उसके अंदर तैरेगी, ना ही वो नीचे जाके बैठ जाएगी, वो लिक्विड के अंदर जाएगी ही नहीं, ठीक है, वो लिक्विड के ऊपर तैरेगी। तो दूसरा केस तो ये है कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज मोर देन द अपथ्रस्ट, द बॉडी विल सिंक। यानी कि अब की बार बॉडी का वेट अगर बढ़ गया अपथ्रस्ट से तो जो बॉडी है वो सिंक चली जाएगी, डूब जाएगी वो। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, द वेट ऑफ ए बॉडी इज लेस देन, जो वेट है बॉडी का वो कम होगा देन द अपथ्रस्ट से द बॉडी विल फ्लोट विद सम ऑफ इट्स पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। यानी कि कुछ हिस्सा तो जरूर हो सकता है कि वो नीचे जाए लिक्विड में, लेकिन वो फ्लोट करेगी, वो डूबेगी नहीं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज, वेट ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट देन बॉडी सिंक। इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो भाई वो जो बॉडी है वो
फ्लोट करेगी इनसाइड द लिक्विड। अगर वेट ऑफ ए बॉडी पहली चीज़ क्या है भाई, वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो इनसाइड द लिक्विड वो चीज़ तैरेगी। दूसरी चीज़, वेट ऑफ ए बॉडी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, तो वो जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी। तीसरी चीज़, वेट ऑफ ए बॉडी लेस देन अपथ्रस्ट, तो जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन में 3 चीज़ें आपने ज़रूर समझ ली होंगी, मैं समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। जैसे आयरन नेल है, जो कील होती है वो वाटर में सिंक कर जाती है, डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसका वेट है वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा होता है। यहाँ पर दूसरे वाले में कंसीडर किया जाएगा आयरन नेल वाले को। अब दूसरी बात की जाए, वेयर इज ए शिप मेड ऑफ आयरन, जो शिप है वो आयरन की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, वो फ्लोट करती है। तो वो ऐसा क्या है, उसे हम तीसरे वाली कंडीशन में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट करती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ए शिप इज़ होलो। अब भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शिप है वो होलो होती है। होलो होने की वजह से एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो जो अपथ्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो शिप है उसके वेट से। इसलिए शिप जो है वो तैरती है वाटर के ऊपर, ना कि डूब जाती है, ना ही वो वाटर के अंदर तैरती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो शिप की जो डेंसिटी है वो कम है दैट ऑफ वाटर की डेंसिटी से, इसलिए जो शिप है वो तैरती है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में एक फैक्ट ये भी आता है कि जो सी वाटर की डेंसिटी होती है वो रिवर वाटर से ज़्यादा होती है। इसलिए रिवर वाटर में जो शिप है वो थोड़ी सी सिंक होके चलती है, क्योंकि वहाँ पे अपथ्रस्ट जो है रिवर के अंदर वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी के। जैसे ही कोई शिप रिवर से सी में उतरती है तो जो शिप है वो हल्की सी ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है उसका अपथ्रस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर वाटर के। तो डेंसिटी ऑफ ए सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। ड्यू टू दिस अ शिप सिंक्स लेस इन सी वाटर। सी वाटर में जो शिप है वो बिल्कुल ऊपर तैरती है, लेकिन रिवर वाटर के अंदर जो शिप है वो हल्की सी नीचे डूबी रहती है। इट इज़ for this reason that a ship rises a little when it enters a sea from a river। रिवर से जब शिप सी की तरफ जाती है तो वो लिटिल ऊपर की तरफ हो जाती है, और जब शिप सी से रिवर की तरफ आती है तो वो दोबारा से रिवर में हल्की सी डूबी डूबी नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये एक आंसर हो सकता है नॉर्मल से क्वेश्चंस का जो हम नॉर्मली पूछ लेते हैं ना, जब कभी भी घर वाले बैठते हैं तो ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, या टीचर्स जब एंटर करते हैं तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और यही चीज़ें कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब नेक्स्ट फैक्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की, अ सॉलिड चंक ऑफ आयरन, यानी कि एक ठोस सॉलिड है और उसे हम पानी में डालें तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। लेकिन एक होलो सॉलिड है, होलो, और उसे पानी में डालें सेम वेट का, उसे पानी में डालें तो वो क्या होगा, वो तैरना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों? अब भाई ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न भी सेम है। अगर आपने डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी है तो यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर वॉल्यूम जो है वेट मान लो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो डिफरेंट रहेगी ना। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो इसका वेट है वो मोर देन ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू होलो सॉलिड सॉलिड के अंदर। ठीक है, होलो सॉलिड के अंदर इसका जो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए जो डेंसिटी है सॉलिड चंक के अंदर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होलो के, और वो डेंसिटी वाटर के हिसाब से देखी जाए तो सॉलिड चंक की वाटर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड चंक डूब जाता है वाटर के अंदर और जो होलो है वो तैरता है। नेक्स्ट फैक्ट है, अ सॉलिड चंक ऑफ आयरन विल सिंक इन द वाटर में सॉलिड चंक डूब जाता है बट फ्लोट इन मरकरी, लेकिन मरकरी में वो तैरता है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर। जो आयरन की डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, इसलिए आयरन जो है वो वाटर में डूब जाता है। लेकिन दूसरे केस में जो डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ लेस देन मरकरी, जो आयरन की जो डेंसिटी है वो मरकरी से कम है, इसलिए आयरन जो है वो मरकरी में तैरता है बट लेस देन दैट ऑफ द मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटीज़ का हिसाब किताब है। डेंसिटीज़ के डिफरेंसेस की वजह से कोई चीज़ तैरती है तो कोई चीज़ डूब जाती है। इस तरीके से नेक्स्ट फैक्ट आता है कि जो बैलून है, बैलून में लाइट गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि लाइट गैस की डेंसिटी कम होती है, और वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो सारी गैसेस के ऊपर तैरती है वो गैस। ठीक है, a balloon filled with a light gas such as hydrogen rises because the average density of the balloon and the gas is less than that of the air।
एंड द बैलून कैन नॉट राइज इन्फाइनेटली, बैलून इन्फाइनेटली राइज नहीं करता, वो जहाँ पर उस तरीके की मिलती जुलती यानी कि हाइड्रोजन जहाँ पर एक्सिस मात्रा में होगी, जहाँ पर हाइड्रोजन एक्सिस्ट करनी चाहिए, उसकी एस्केप वेलोसिटी जितनी होगी, वहाँ पर जाकर वो जो गुब्बारा है, जो बैलून है, वो जाकर रुक जाएगा और उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, द बैलून कैन नॉट राइज इन्फाइनेटली बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, क्योंकि भाई जैसे जैसे जो बैलून है ऊपर की तरफ चलता चलेगा, बैलून में भरी है एयर, तो एयर की डेंसिटी धीरे धीरे करके वैसे वैसे घटती चली जाएगी और उस जैसे जैसे वो उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा। एट ए सर्टेन हाइट, किसी एक हाइट पर पहुंचने के बाद, वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द बैलून, तो जो डेंसिटी है उस माहौल की, उस एटमॉस्फेयर की या उस जगह पर एल्टीट्यूड पे जाकर सेम हो जाएगी बैलून के ऊपर अंदर जो भरी हुई एयर है उसकी डेंसिटी से, तो उसके ऊपर बैलून नहीं जाएगा। इट सीजेज टू राइज एंड ड्रिफ्ट साइडवेज विद द विंड, और वो वहीं पर घूमता रहेगा, ना नीचे आएगा ना उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो मिल चुकी है जहाँ पर उसे होना चाहिए। इसी तरीके से लॉ ऑफ फ्लोटेशन में एक और फैक्ट यह आता है कि व्हेन एन आइस ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर, the water level will remain the same. When all the ice melts into water, the level of वाटर इंक्रीजेज। कहने का मतलब ये कि कोई एक आइस है, कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, उसके ऊपर आइस डाल दी हमने, तो आइस उसके ऊपर तैरती रहेगी और जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तैरेगी। तो हम कह सकते हैं जो है सॉलिड आइस जो है उसकी जो डेंसिटी वो कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के। अगर ज़्यादा होती तो ये वाटर आइस क्यूब जो है वो वाटर के नीचे जाके बैठता, या बराबर भी होती तो बीच में जाके घूमता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइस क्यूब की जो डेंसिटी है वो कम है, इसलिए वो लिक्विड के ऊपर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही तैर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर फ्लोट कर रही है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर फ्लोट कर रही है, कोई चीज़ सिंक हो जा रही है, कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, कोई चीज़ नहीं कर रही है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी सब्सटेंस की सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करेगा, कोई गैस किसी गैस के ऊपर फ्लोट करेगी, कोई लिक्विड किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, या कोई लिक्विड जो है वो किसी सॉलिड के ऊपर फ्लोट कर सकता है, या कोई सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर सकता है। फ्लोटेशन, इट इज ए लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज ओनली बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, and we can say law of flotation is totally based on the density differences। डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर फ्लोट करती है। हाइड्रोमीटर, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को मेज़र करता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड की। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? कोई भी हमने लिक्विड लिया, उसकी डेंसिटी निकाली, उसका रेशो ले लिया वाटर की डेंसिटी के साथ, निकल के आ गई रिलेटिव डेंसिटी। अब एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर यह आता है, स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर कोल्ड लैक्टोमीटर। व्हाट इज अ लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर आपने एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर क्या है? एक तरीके का हाइड्रोमीटर है, ठीक है, जो टेस्ट करता है मिल्क बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी। मिल्क को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसकी डेंसिटी को मेज़र करने के द्वारा। अगर आपको ये अच्छी लंबी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हों तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ ही चीज़ें समझाई जाएं और कम एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को कंप्लीट किया जाए, तो वो भी कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, मैं वैसा कर दूंगा। अगर आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं वो और भी एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स विद सम मोर एग्जाम्पल्स के साथ मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लंबी वीडियोस ज़्यादा पसंद है इन टॉपिक्स के ऊपर, या शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा पसंद है कि कुछ शब्द कहे, कुछ बातें कहीं प्रेशर के ऊपर, या कुछ बातें कहीं लो फ्लोटेशन के ऊपर और बात कंप्लीट कर दी। मतलब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी लेकिन ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट के द्वारा मेरी वीडियोज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत तो लगती है, आप खैर जानते ही होंगे। तो इस वीडियो को मुझे बताने के लिए कि आपको कैसी लगी, उसे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।